भारत के इतिहास में गुलाम वंश का अपना एक अलग स्थान है, अपना एक महत्व है। आज हम उसी गुलाम वंश की एक ऐसी महिला शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको भारत में पहली मुस्लिम महिला शासक होने का गौरव प्राप्त हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान की। उस समय दिल्ली सल्तनत में महिलाओं को महल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, महिलाएं महल के अंदर रहा करती थीं। ऐसे समय में एक महिला महल से बाहर निकलकर पुरुषों की तरह दिल्ली की बागडोर को संभाला है। ये रज़िया की सलाहियत थी, उसकी कुशलता थी, उसकी कूटनीति थी कि उसने महल की चारदीवारी से बाहर खुद को निकाला और दिल्ली की सल्तनत को संभाला। जबकि रज़िया का इतना ज़्यादा विरोध किया गया था उस समय कि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि एक महिला उन पर हुकूमत कर सके। उस समय का ये चलन था कि कोई भी जो सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि उनके सर पर उनकी हुकूमत करे बैठकर कोई महिला। रज़िया सुल्तान की ज़िंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं पर आइए हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं नमता आसिफ लाइव ब्लॉग। आइए चलते हैं, हम रज़िया सुल्तान की ज़िंदगी से जुड़े तमाम छुए अनछुए पहलू पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रज़िया सुल्तान थी कौन। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान की योग्यता से इल्तुतमिश काफ़ी प्रभावित था। उसने अपने जीवन काल में ही फैसला कर लिया था कि मेरे मरने के बाद दिल्ली की सल्तनत पे रज़िया सुल्तान को ही मैं गद्दी पर बैठा लूँगा। अपने जीवन काल में ही इल्तुतमिश ने रज़िया के योग्यता को चेक कर लिया था, देख लिया था कि यही वो है मेरे वंश की जो हुकूमत कर सकती है। क्योंकि इल्तुतमिश को मालूम था कि उनके जो बेटे हैं वो नाकारा हैं, वो भोग और विलास में लिप्त रहते हैं, वो दिल्ली की सल्तनत नहीं संभाल पाएंगे। शायद इसी वजह से अपने जीवन में ही इल्तुतमिश ने रज़िया को दिल्ली की हुकूमत चलाने की प्रैक्टिस करवाई थी। जब इल्तुतमिश ग्वालियर गया था फतेह के लिए तो उसने दिल्ली सल्तनत की बागडोर रज़िया को सौंपी थी और ख़ुद ग्वालियर महाज पे गए थे। उस बीच में रज़िया ने इल्तुतमिश की गैर मौजूदगी में बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली की हुकूमत चलाई थी। लेकिन जब इल्तुतमिश का आखिरी समय आया, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इल्तुतमिश गुलाम वंश का था, गुलाम था और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, जिसके कारण इल्तुतमिश का काफ़ी विरोध हुआ था। उस समय इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को पस्त करने के लिए तुर्कों का एक समूह बनाया था जिसे तुर्क चहलगामी कहते थे। उसमें 40 सरदारों की एक कमेटी बनाई थी जो उसका उद्देश्य ये था कि ये 40 लोगों का जो सरदारों का ग्रुप होगा वो हमारे शासन में मदद करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। और वो धीरे धीरे ग्रुप इतना बड़ा मजबूत हो गया कि वो शासन में पूरी तरह से उसकी पैठ हो गई, दखल हो गई। और जब इल्तुतमिश ने कहा कि मैं रज़िया को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता हूँ, तो इस कोर कमेटी कह लीजिए आप, ये तुर्क चहलगामी कह लीजिए, इसमें बगावत हो गई। लोग भड़क गए कि एक महिला हमारी शासक बनेगी, हमारे ऊपर हुक्म चलाएगी। तुर्कों का वो मिजाज था उस समय कि कोई महिला उन पर हुकूमत करे, उनको बर्दाश्त नहीं था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विपरीत उस तुर्क चहलगामी ने रज़िया सुल्तान को सुल्तान ना बनाकर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को दिल्ली का सुल्तान बना दिया।
लेकिन रुकनुद्दीन बहुत दिन तक हुकूमत नहीं कर पाया। रुकनुद्दीन शुरू से ही भोग विलास में लिप्त रहता था और सत्ता पाने के बाद भी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। रुकनुद्दीन फिरोज पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहा था। इसी बीच सत्ता की बागडोर महल के अंदर चली गई। रुकनुद्दीन की माँ और इल्तुतमिश की विधवा बेगम शाह तुर्कान ने महल के अंदर से एक तरह से बागडोर संभाली। जब यह खबर तुर्क चहलगामी को लगी कि शाह तुर्कान जो है दिल्ली की सल्तनत अंदर से चला रही हैं, रुकनुद्दीन फिरोज पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहा था। पूरे दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई थी। पूरे दिल्ली में बगावत की आवाज़ उठने लगी थी क्योंकि शासन पूरी तरह से पस्त हो चुका था। एक जुमे को रज़िया सुल्तान जुमे की नमाज के टाइम शाही मस्जिद के पास पहुंच गई। उसने उस समय सुर्ख रंग का कपड़ा पहन रखा था। उस समय तुर्क में ये चलन था, ये मानता थी कि अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो वो सुर्ख कपड़ा पहनकर मस्जिद में या जनता के बीच जाके अपनी बात कहे और लोग उसकी बात सुनते थे। रज़िया सुल्तान जुमे की नमाज के समय मस्जिद में जब पहुंची है सुर्ख कपड़ा पहनकर, उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं दिल्ली की सुल्तान बनूं, लेकिन तुर्क के चहलगामी ने मेरे मृत पिता की इच्छा के विपरीत दिल्ली का सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया और आप देख रहे हैं दिल्ली की क्या हालात हैं। उसने नमाज के समय इस तरह का भाषण दिया। आपको मैं बता दूं कि रज़िया सुल्तान कूटनीति की माहिर महिला थी, शासन चलाने की निपुण महिला थी, अस्त्र शस्त्र की निपुण महिला थी। पूरी तरह से यूँ कह लीजिए कि रज़िया सुल्तान सर्वगुण संपन्न एक महिला थी। रज़िया ने अपनी बातों से दिल्ली की प्रजा को समझाया, उनको अपने पक्ष में किया और दिल्ली की जनता ने बगावत करके रुकनुद्दीन को कैद कर लिया और रज़िया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इस तरह से रज़िया सुल्तान अपनी योग्यता से, अपनी कूटनीति से दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक होने का गौरव प्राप्त किया। और इस तरह 1236 में रज़िया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। कहा जाता है, जो तारीख़ों में लिखा है, कि 1236 से 1240 तक रज़िया सुल्तान का कार्यकाल रहा, लेकिन ये मोटा मोटा है। सही अगर हम आंकड़ों में जाएं तो रज़िया ने 3 साल 6 महीना 6 दिन दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत किया है। रज़िया बेहद कुशल शासक थी, लेकिन 2 चीज़ें उसके लिए बाधा बन गईं। एक सबसे बड़ी जो वजह थी वो महिला थी। उस समय महिला को शासक के रूप में कोई भी सरदार कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। रज़िया इतनी कुशल थी, इतनी निडर थी, इतनी जांबाज थी कि उसने 3 साल 6 महीना 6 दिन हुकूमत किया। वरना जिस तरह उसके खिलाफ साजिशें चल रही थी, वो अगर ज़रा भी कहीं से कमज़ोर होती तो उसको कत्ल कर दिया जाता। लेकिन 1236 से 1240 तक का जो इतिहास है रज़िया सुल्तान का, बहुत ही शानदार इतिहास है। भारत के इतिहास में महिला शासक ने जिस तरह से हुकूमत किया है वो अपने आप में बेमिसाल है। रज़िया सुल्तान ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला जो काम किया, उसने तुर्क चहलगामी को तोड़ना शुरू किया, उसमें फूट डालना शुरू किया, क्योंकि उसको मालूम था रज़िया सुल्तान को कि यही लोग हैं जो मुझे चैन से रहने नहीं देंगे, मुझे शासन नहीं करने देंगे। उसने तुर्क चहलगामी में तोड़ फोड़ किया और फूट डालकर उनको अलग किया। काफ़ी लोग जो बगावत कर आए थे उनकी हत्या हो गई। काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोगों ने दिल्ली छोड़ दिया। इसी बीच रज़िया ने एक काम और किया, उसने गैर तुर्की लोगों को महल में बुलाना शुरू किया। गैर तुर्की लोगों को उसने ऊंचे ऊंचे पद देने लगे। इसी में एक नाम आया याकूत का।
और एक यहाँ पर रज़िया से थोड़ी गलती ये हुई कि रज़िया ने अपने प्रेम संबंध को जो याकूत से उसका था, जो कहा जाता है, ऐसा इतिहास में है कि उस पे उसने बहुत लापरवाह रही, उसने तवज्जो नहीं दिया। धीरे धीरे तुर्कों के अंदर ये बात खलने लगी कि रज़िया सुल्तान का प्रेम संबंध किसी हबशी से है, ग़ुलाम से है। याकूत इथोपिया का रहने वाला ग़ुलाम था रज़िया का। धीरे धीरे वो उस रज़िया का इतना वफ़ादार हो गया और थोड़े ही दिनों में रज़िया के दिल में उसने जगह बना ली और रज़िया का सबसे वफ़ादार और जानिसार बन गया। धीरे धीरे रज़िया के ख़िलाफ़ बगावत की आवाज़ उठने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे। भटिंडा के राजपाल अल्तुनिया ने इसकी जो लीडरशिप की है, हम यूँ कहिए कि इसकी और उसने जो भी बाकी सरदार थे, ताल्लुक़ेदार थे, उनको मिलाया और एक दल बनाकर बगावत कर दिया। जब रज़िया सुल्तान को ये मालूम हुआ कि अल्तुनिया, और आपको बता दूं कि अल्तुनिया रज़िया का ऐसा कहा जाता है कि बचपन का दोस्त भी था, लेकिन अल्तुनिया भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था कि रज़िया सुल्तान की सरपरस्ती में हम रहें, वो हमारी शासक रहे। इन्हीं सब को देखते हुए अल्तुनिया ने लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, अपने साथ मिलाना शुरू किया। और एक समय आया जब रज़िया सुल्तान को ये मालूम हुआ कि अल्तुनिया ने बगावत कर दी है, तो वो याकूत के साथ अल्तुनिया से युद्ध करने निकल पड़ी और अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान के बीच में ज़बरदस्त युद्ध हुआ। संजोग से इस युद्ध में रज़िया की पराजय हुई। यहीं से याकूत उससे बिछड़ गया। दो तारीख़ें मिलती हैं। लोगों का कहना है कि इसी जंग में याकूत मारा गया था, लेकिन ऐसा कुछ जानकारों ने बताया, इतिहासकारों ने बताया कि याकूत की मृत्यु उस समय ना होकर 1 महीने बाद हुई थी। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब रज़िया सुल्तान अल्तुनिया से हार गई तो रज़िया को लगा कि वो अब मारी जाएगी, तो उसने अल्तुनिया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अल्तुनिया के साथ शादी करने को रज़िया तैयार हो गई। इस बीच जब दिल्ली की गद्दी खाली थी तो रज़िया के भाई बहराम ने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया। जब रज़िया को ये पता चला तो कि दिल्ली पे बहराम ने कब्ज़ा कर लिया है, तो उसने अल्तुनिया के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला किया। लेकिन संजोग से यहाँ पर भी रज़िया को पराजय हुई, क्योंकि रज़िया के साथ वही महिला होने की जो समस्या लगातार बनी हुई थी। पराजय होने के बाद वो फिर उसने दिल्ली को छोड़ना पड़ा। दूसरे दिन कैथल में डाकुओं ने हमला कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि रज़िया की मृत्यु हो गई। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण आपको मैं और बता दूं जाते जाते कि रज़िया की मृत्यु डाकुओं के हमले में हुई, लेकिन उसकी कब्र की 3 जगह दावेद किया जाते हैं। दिल्ली में किया जाता है, कैथल में किया जाता है और राजस्थान के टोंक में किया जाता है। लेकिन जो अभी कुछ पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि रज़िया की जो कब्र है राजस्थान के टोंक में है। वहाँ पर एक पुराने कब्रिस्तान में बड़ी सी कब्र है, उसके ऊपर लिखा है सुल्तान रज़िया, और उसके पास ही एक छोटी कब्र है जो कहा जाता है कि ये याकूत की होगी। शायद इतिहासकारों ने ये लिखने में कहीं पे ये गड़बड़ी की है या चूक की होगी, मैं ये नहीं कह सकता, मैं दावा नहीं कर सकता कि उस अल्तुनिया के साथ भटिंडा के युद्ध में याकूत नहीं मरा था। वो रज़िया को बचाना चाहता था, रज़िया को लेके राजस्थान जा रहा था और वहाँ पर कैथल के पास डाकुओं की मुठभेड़ में ये मारा गया। कि शायद रज़िया की असली कब्र जो है वो टोंक में है, जिस पर लिखा हुआ है फ़ारसी में सुल्तान हिंद रज़िया। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के हम इतिहास से जुड़ी तमाम चीज़ों को आप लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के लाएंगे, इतिहास से जुड़े और तमाम इस तरह के चीज़ों से जुड़े जो आप देखना पसंद करते हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।